सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम बात करने जा रहे हैं आज जो पर्यावरण विधि जो है उस पर, पर्यावरण विधि के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे जलवायु के ऊपर। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन और जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती के गर्म होने की पूरी कहानी के बारे में हम जिक्र करेंगे आज। हम आपको फिर बता दें तो ये जो टॉपिक जो है ये पर्यावरण अध्ययन यानी कि पर्यावरण विधि का है। तो हम जलवायु के बारे में क्यों देख रहे हैं? ये तो वैसे तो भूगोल का टॉपिक है या साइंस का टॉपिक है। हम इसलिए देखते हैं क्योंकि आगे इसका थोड़ा थोड़ा क्या है प्रारूप बनना शुरू हो गया है पर्यावरण विधि का, और आगे यही बातें बार बार दोहराई जाएंगी और कानून में क्या प्रावधान है, विधि में क्या प्रावधान है, पर्यावरण से संबंधित वो बातें जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, आइए बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती के गर्म होने पे। जलवायु परिवर्तन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती के गर्म होगा, धरती क्या होगी, गर्म होगी। धरती गर्म क्यों हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है भाई? सबसे पहला पॉइंट तो सूरज की रोशनी और गर्मी लगातार हमारी धरती पर आती है जो जीवन के लिए जरूरी है भाई। ठीक है भाई, जरूरी है। नियम यह है कि जितनी गर्मी आती है उतनी ही वापस अंतरिक्ष में लौट जानी चाहिए ताकि क्या हो, तापमान बराबर रहे भाई। ठीक है, नियम तो यह है कि जितनी गर्मी सूरज से आ रही है हमारी पृथ्वी पे उतनी ही गर्मी अंतरिक्ष में लौट जानी चाहिए ताकि तापमान बराबर रहे। लेकिन क्या होता है, लेकिन हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें हैं जैसे ग्रीन हाउस गैस भाई। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये गैसें सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोक लेती हैं भाई, और इसी को क्या बोलते हैं भाई, ग्लोबल वार्मिंग या धरती गर्म होती है भाई इसी कारण से। ठीक है, जब गर्मी बाहर नहीं निकल पाती तो धरती का तापमान बढ़ने लगता है। इसी को धरती का गर्माना या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती का गर्माना। ठीक है, जैसे सूरज की रोशनी हमारे पृथ्वी पर आती है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, और सूरज की रोशनी के बिना क्या है, जीवन संभव नहीं है, जीवन जरूरी है। नियम तो ये है। तो जितनी गर्मी आती है उतनी ही गर्मी अंतरिक्ष में लौट जानी चाहिए ताकि तापमान बराबर रहे। लेकिन ग्रीन हाउस गैसें हैं वो क्या है, इस गर्मी को रोक लेती हैं पृथ्वी पर, जिससे क्या होता है भाई, गर्मी की गर्माहट बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं भाई उसे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के 4 बड़े कारण है भाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको अगर हम घटा दें तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण क्या है भाई, आइए देखते हैं। 4 मुख्य स्रोत हैं। बिजली घर, पावर प्लांट। बिजली बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोयले और तेल जलाया जाता है, जिससे क्या निकलती है, CO2 निकलती है भाई। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि बिजली घर यानी कि जो पावर प्लांट जो है बिजली बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोयला और जो तेल जलाया जाता है, जिससे क्या बढ़ती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और पहला स्रोत हो गया ये पावर प्लांट। दूसरा, कारखाने और फैक्ट्रियां। दुनिया भर में फैक्ट्रियों में कोयला और ईंधन जलता है। इनकी चिमनियों को मानव निर्मित ज्वालामुखी कहा जाता है क्योंकि मानव द्वारा बनाई गई है भाई। ठीक है भाई, क्योंकि इनसे लगातार धुआं निकलता रहता है भाई। ठीक है, तो दूसरा स्रोत हो गया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का, कारखाने और फैक्ट्रियां। ठीक है, तीसरी बात है हमारे पास गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमारी कार, बाइक, बस, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज और खेती के ट्रैक्टर, ये सब पेट्रोल डीजल से चलते हैं और हवा में जहर बोलते हैं।
तो जितनी गाड़ियां हो गई और ट्रांसपोर्ट हो गया जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, ये क्या करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं भाई, हवा में क्या जो बोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कारण हो गया, ठीक है, लकड़ी जलना और पेड़ काटना। ठीक है, गांव में खाना पकाने के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी जलाई जाती है। ठीक है, साथ ही इंसान पेड़ों को काट रहा है, पेड़ CO2 को सोखते हैं। ठीक है, अब गांवों में खाना बनाने के लिए क्या, जो लकड़ियां जलती हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और पेड़ों को काटा जाता है तो पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। तो चारों स्रोत देख लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रही है। आगे हम चर्चा करते हैं भाई। अन्य खतरनाक गैसें भाई, गौण गैसें बोलते हैं भाई। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ और भी गैसें हैं जो धरती को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे मीथेन भाई। यह धान चावल की खेती से, मवेशियों गाय भैंस के मलमूत्र से और कोयले की खदानों से निकलती है भाई। ठीक है, दूसरी जो गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह हमारे घर के फ्रिज, एयर कंडीशन यानी कि AC, अग्निशामक आग बुझाने वाले सिलेंडर और प्लास्टिक फोम के इस्तेमाल से हवा में फैलती है भाई। कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है भाई। नाइट्रेट ऑक्साइड भाई, यह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, औद्योगिक संयंत्रों से निकलती है। यह भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, खतरनाक नतीजे में। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो हमारे जीवन पे, पृथ्वी की गर्माहट बढ़ती है तो हमारे जीवन पे इसका क्या असर पड़ता है, ये देखते हैं। समुद्र का पानी बढ़ेगा भाई। ठीक है, गर्मी में ध्रुवों यानी कि पोल्स की बर्फ पिघलेगी, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र के किनारे वाले खेत क्या हो जाएंगे भाई, डूब जाएंगे। तो ये हानि होती है भाई। बात नंबर 2, पीने का पानी खराब होगा भाई। समुद्र का खारा पानी जमीन के अंदर चला जाएगा, जिससे कुओं और हैंडपंपों का पानी खारा यानी कि नमकीन हो जाएगा और पीने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग के जो है हमारे जीवन पे असर है भाई। मौसम का बिगड़ना भाई, आंधी तूफान और भयंकर गर्मी यानी कि लू जैसी मुसीबतें बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो मौसम भी बिगाड़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग। खेती को नुकसान भाई, मिट्टी की नमी खत्म हो जाएगी। कुछ फसलों को भले फायदा हो, लेकिन ज्यादातर फसलें क्या हो जाएंगी भाई, बर्बाद हो जाएंगी बिल्कुल। अचानक सूखा और बाढ़ भाई, कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादातर जगहों पर सूखा पड़ जाएगा भाई। तो ग्लोबल वार्मिंग के ये भी क्या है, कारण है भाई। आगे चर्चा करते हैं। ओजोन परत क्या है भाई, और इसे धरती का छाता क्यों कहा जाता है। अब बात करते हैं हम ओजोन परत की। हमारी धरती से ऊपर आसमान में लगभग 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि धरती से 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गैसीय परत है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, ओजोन परत बोलते हैं। ठीक है भाई, इसे पृथ्वी का रक्षा कवच या धरती का छाता कहते हैं भाई। ठीक है भाई, क्यों है धरती का छाता, आइए देखते हैं। इसका काम क्या है, सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को यह अपने अंदर सोख लेती है भाई, और उन्हें धरती तक पहुंचने से रोकती है भाई, इसलिए इसको धरती का छाता बोलते हैं भाई। अगर यह नहीं हो, क्या नहीं हो, अगर ओजोन परत नहीं हो तो क्या होगा, धरती इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि एक भट्टी की तरह उबलने लगेगी भाई, और दुनिया से सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। इसके बिना धरती पर जीवन मुमकिन नहीं है भाई। किसके बिना, ओजोन परत के बिना। ठीक है भाई, अब ओजोन छिद्र क्या है। ओजोन छिद्र क्या है भाई, प्रदूषण की वजह से कुछ जगहों पर ओजोन यानी कि जो ओजोन की जो गैस की जो लेयर है, ओजोन गैस पूरी तरह खत्म हो गई है भाई, प्रदूषण के कारण कुछ जगहों पर, जिससे वहां छोटे छोटे खाली हिस्से या छेद बन गए हैं। इन्हीं खाली हिस्सों को ओजोन छिद्र कहते हैं भाई। ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर आसमान में ऐसा ही एक बड़ा ओजोन छिद्र देखा गया है, जो पूरी दुनिया के लिए क्या है भाई, चिंता की बात है भाई। ठीक है, ओजोन परत के नष्ट होने का कारण क्या है भाई, सबसे बड़ी बात अब आती है मुद्दे पे बात। हमने देखा था ग्लोबल वार्मिंग के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। ठीक है,
और ओजोन के लिए भी यही जिम्मेदार है। इस परत को सबसे ज्यादा नुकसान CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की गैस से पहुंचा रही है भाई। इसका पता वैज्ञानिकों को पहली बार कब लगा भाई? 1986 में चला था भाई। ठीक है, यह गैस कहाँ से निकलती है भाई? फैक्ट्रियों और कारखानों से। अब CFC कहाँ से निकलती है? तो फैक्ट्री और कारखानों से। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं जिनको, फ्रिजों से। AC हमारे घरों में इस्तेमाल होती है फोम से, और रबड़ जलता है उससे, और एरोसोल यानी कि स्प्रे वाली चीजों से क्या है, क्या निकलती है? CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो सीधा क्या करती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओजोन परत कमजोर होने के नुकसान यानी कि दुष्प्रभाव क्या होंगे? ठीक है, आइए देखते हैं। तो सीधी बात है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो पराबैंगनी किरणें ओजोन परत के कमजोर होने से सीधी धरती पर आने लगी तो हमें ये परेशानी होगी भाई। कौन सी परेशानी होगी हमें? इंसानी सेहत पर असर पड़ेगा। लोगों को त्वचा का कैंसर, खांसी, सीने में जलन, आंखों की गंभीर बीमारियां जैसे मोतियाबिंद होने लगेंगे भाई, अगर ओजोन परत हट जाती है। खेती का नुकसान, इसकी वजह से फसलें जलकर नष्ट हो जाएंगी भाई। ठीक है, चेतावनी भाई। लेख के अंत में चेत किया गया है कि अगर हम इसी रफ्तार से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते रहे, AC फ्रीज कूलरों का ऐसे ही हम इस्तेमाल करते रहे, तो आने वाले 40 सालों में ओजोन परत को कम से कम 25% तक का भारी नुकसान हो सकता है, जो पूरी मानव जाति के लिए बेहद खतरनाक होगा। ध्यान रखना भाई, अपने स्वार्थ के लिए इंसान खुद ही अपने जाल में फंसता चला जा रहा है। आगे हम चर्चा करते हैं वनों के विनाश में। ठीक है, अगर हम आज इनका दोहन नहीं रोकते, अगर ओजोन परत को हम दिन प्रतिदिन कमजोर करते जा रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी शायद कल नहीं देख पाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा गौर करने की बात है। वनों के विनाश में यानी जंगलों की कटाई के नुकसान और हमारे पर्यावरण के संतुलन को समझाया गया है। ठीक है, पेड़ पौधों और हमारा आपसी रिश्ता, गैसों का संतुलन, तो हमारा और पेड़ पौधों का कैसा रिश्ता, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रकृति ने इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों के बीच एक बहुत सुंदर संतुलन बनाया है। हम क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं। समय, ऑक्सीजन जीवन देने वाली गैस है, अंदर लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये हम करते हैं। अब पेड़ क्या करेंगे? पेड़ अपना भोजन बनाने के लिए हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं अगर, और क्या करते हैं? वो बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पेड़ उसको सोख लेते हैं। वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह हवा में दोनों गैसों का सही अनुपात बना रहता है। ठीक है, और अगर हम पेड़ों का नुकसान करने लगे, पेड़ों का विनाश करने लगे, तो क्या है? जीवन संभव नहीं है, संतुलन टूट जाएगा। वन हमारी प्राकृतिक छतरी कैसे है? जैसे छाता हमें धूप और बारिश से बचाता है, वैसे ही जंगल पूरी धरती को गर्म होने से बचाते हैं। ठीक है भाई, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से जो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसे ये जंगल अपने अंदर सोख लेते हैं। इससे हरित गृह प्रभाव कम होता है। ठीक है, और धरती का तापमान काबू में रहता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। जंगल काटने से क्या आफत आएगी? भाई सीधी बात है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये अगर जंगल कट गए, पेड़ कट गए, तो उनको सोखेगा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड को। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला कोई नहीं बचेगा भाई। ठीक है, अगर जंगल कट गए तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? विष गैस या जहरीली गैस कहा गया, जिसको की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा और पूरी प्रकृति का उष्मा संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, दुनिया में जंगलों के हालात चिंताजनक आंकड़े क्या है? विश्व संसाधन संस्थान WRI
ठीक है। वर्ल्ड जो रिसोर्स संस्थान जो है, विश्व संसाधन संस्थान और खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार साल 1970 के बाद से दुनिया भर में जंगलों को बहुत तेजी से काटा और बर्बाद किया गया। ठीक है, तो ये चिंताजनक है भाई। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत, ब्राजील, कोस्टारिका, म्यांमार, फिलीपींस और वियतनाम शामिल है। ठीक है, आखिरी बात भाई, जंगलों की संधाधुंध कटाई के कारण पूरी दुनिया में पर्यावरण का विनाश हो रहा है। इसीलिए अब समय आ गया है कि हमें तुरंत वन आरोपण यानी नए पेड़ और जंगल लगाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम जल आपूर्ति की। तो अगर जंगल कट गए तो क्या है, हमको खतरा सीधा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा क्या है, पेड़ लगाने चाहिए। अब बात करते हैं जल आपूर्ति के बारे में, वाटर सप्लाई के बारे में, यानी पानी की कमी और आने वाले जल संकट के बारे में चेतावनी दी गई है भाई। ठीक है, आइए देखते हैं हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। पानी इस धरती पर हर जीव का जीवन है। चूंकि हमारे आसपास पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम सोचते हैं कि यह कभी खत्म नहीं होगा भाई, लेकिन ये सोच हमारी गलत है। लेकिन हमारी यह सोच बिल्कुल गलत है। धरती पर पीने लायक यानी कि साफ पानी, ताजा पानी के स्रोत और उसकी मात्रा सीमित यानी कि फिक्स है भाई, जो लापरवाही करने पर एक दिन पूरी तरह खत्म हो सकती है भाई। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं पानी की कमी के मुख्य कारण क्या है। तो पानी की कमी क्यों हो रही, क्या कारण है इसकी। तो सबसे बड़ी जो कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। दुनिया में लगातार लोग बढ़ रहे हैं, जिससे पानी की मांग बढ़ रही है। पहली है जनसंख्या वृद्धि, पानी की कमी के कारण है पहली जनसंख्या वृद्धि। दूसरा क्या है, औद्योगिक और कृषि भाई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, दूसरा कारण है औद्योगिकरण और कृषि। तीसरा जो कारण है वो है बदलता लाइफस्टाइल में। हमने हमारे रहने सहने के तौर तरीके ऐसे हो गए हैं जिससे हम पानी को बहुत ज्यादा बर्बाद करने लगे हैं। ठीक है, तो इन तीनों पर हमको ध्यान देना होगा और पानी की जो कमी जो है उसको, जो किल्लत जो है, अंधाधुंध उपयोग जो कर रहे हैं उसको रोकना होगा। दुनिया के किन हिस्सों में ज्यादा संकट है पानी को लेकर। दुनिया के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत शुरू हो चुकी है। यूरोप के कई हिस्सों जैसे अमेरिका, संयुक्त राज्य के बड़े भागों, भारत में गंगा घाटी और चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में पानी का संकट बढ़ रहा है भाई, ध्यान देने वाली बात। कई सूखे और गरीब देशों में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, वहां बहुत जल्द पानी नहाने, फैक्ट्रियों और खेती के लिए जरूरी न्यूनतम पानी भी नसीब नहीं होगा भाई, ध्यान रखने वाली बात है। जलवायु परिवर्तन का पानी पर क्या असर पड़ता है भाई, आइए देखते हैं। हमने ग्रीन हाउस प्रभाव और मौसम का बदलना पढ़ा था, उसका असर जो है हमारे पानी पर भी पड़ेगा भाई। मौसम बदलने से बारिश का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में तो ज्यादा पानी की कमी न हो, लेकिन कई इलाकों में भयानक और विनाशकारी सूखा पड़ेगा, जिससे जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सीधी बात करते हैं, साफ पानी असीमित है। ठीक है, अगर हमें बढ़ती आबादी के साथ पानी को बचाना और सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखा तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। तो साफ पानी असीमित नहीं बल्कि सीमित है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैव विविधता के बारे में हम चर्चा करते हैं भाई। जैव विविधता क्या है, यानी जीव जंतु और पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों के महत्व, उनके खत्म होने के कारण और उनके बचाने के
सरकारी व अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में बताया गया। तो जैव विविधता क्या है, यानी जो जीव जंतु जो हैं और पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों के महत्व, उनके खत्म होने के कारण कि क्यों वो खत्म हो रहे हैं और उन्हें बचाने के सरकारी व अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जैव विविधता। जैव विविधता क्या है और क्यों जरूरी है? किसी इलाके में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की संख्या को क्या कहते हैं? जैव विविधता। ठीक है, अलग अलग तरह के पेड़ हों, अलग अलग तरह के पशु पक्षी हों, तो वो उस क्षेत्र में रह रहे हो, तो किसी इलाके में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जहां जितनी ज्यादा प्रजाति होंगी वहां प्रकृति का संतुलन उतना ही अच्छा रहेगा। अगर ये कम होंगी तो हमारा पर्यावरण बिगड़ने लगेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, कोई पशु मर जाता था तो चील होते थे बहुत ज्यादा, चील, गिद्ध, बाज तो सही दब भी हैं, तो चील और गिद्ध जो है वो लगभग खत्म हो गई। भेड़िए होते थे, तो उस पशु को क्या है, अगर वो कहीं पे मर गया ना तो बाज, ये चील और गिद्ध उसको उसी समय सुलटा देते थे। ठीक है, तो पर्यावरण में ये संतुलन था। ये जीव जंतु सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, नई दवाइयां बनाने और उद्योगों को कच्चा माल देने में हर साल अरबों डॉलर का योगदान देते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं के खत्म होने यानी कि विलुप्त होने के कारण क्या है भैया, ये अब देखते हैं इनके कारण क्यों खत्म हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज जीव जिस तेजी से खत्म हो रहे हैं, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके मुख्य कारण इंसानी काम है। ठीक है, पहला काम, जमीन पर खेती का फैलाव, जंगलों को काटना, बांध और जलाशयों का निर्माण, फैक्ट्रियां लगाना और शहरों का बढ़ना, इन वजहों से हर साल लगभग 10,000 प्रजातियां खत्म हो रही है। क्योंकि अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ पे, इनका घर कहाँ हुआ, इनका घर ही छीना जाएगा तो कहाँ पे जाएंगे बेचारे। ठीक है, समुद्र में जहाज, भाई जहाजों से तेल का रिसाव और समुद्री प्रदूषण के कारण पानी के जीव मर रहे हैं। ठीक है, तो समुद्र में जहाज चल रहे हैं उसमें तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे क्या समुद्री जो जीव जो है वो मर रहे हैं, वहां का संतुलन बिगड़ रहा है। आगे बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रयास और अमीर देशों का बहाना। पृथ्वी समेत अंतरराष्ट्रीय प्रयास और अमीर देशों का बहाना क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या है जैव विविधता को बचाने के लिए? अमीर देश क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी सम्मेलन। आइए हम बात करते हैं। दुनिया के जीवों को बचाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मसौदा समझौता तैयार किया गया था, जिसे 1993 से लागू किया गया। इसके 3 मुख्य बिंदु थे। जैव विविधता को बचाना, जीवों और जंगलों का ऐसा इस्तेमाल करना जिससे वो खत्म न हो। ठीक है, टिकाऊ उपयोग, तो जीवों और जंगलों का ऐसा इस्तेमाल करना जिससे वो खत्म न हो, टिकाऊ उपयोग। बराबरी का हक, भाई नियम था कि जिस देश के पास जो जैविक संपत्ति जैसे जड़ी बूटियां जीव हैं उस पर उसी का हक होगा। अगर कोई अमीर या विकसित देश उसका इस्तेमाल करके कोई तकनीक या दवा बनाता है तो उसे वह तकनीक गरीब विकासशील देश को मुफ्त में देनी होगी और मुनाफे का हिस्सा भी देना होगा। ठीक है, तो बराबरी का ये बात रखी गई थी। इसमें अमेरिका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से यह बहाना बनाकर मना कर दिया कि यह हमारे पेटेंट कानून और बौद्धिक संपदा अधिकार के खिलाफ है। इस वजह से यह प्रयास पूरी तरह से क्या सफल नहीं हो सका। ठीक है, तो अमेरिका ने इस कानून पे क्या है मना कर दिया। भाई वो बोले पेटेंट कानून और बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उसके खिलाफ है हमारे। ठीक है भाई, बना दिया बहाना। आगे बात करते हैं भैया, भारत सरकार का कदम क्या है? जैव विविधता अधिनियम 2002। अब भारत सरकार का क्या कदम है इसके ऊपर वो बात करते हैं। भारत सरकार ने देश के जीवों और प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 पास किया।
इसके 3 बड़े मकसद हैं। क्या क्या मकसद है? वन्य जीवों और पौधों का संरक्षण करना, इनका ऐसा इस्तेमाल करना जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। अगर हमारे जैविक चीजों से कोई फायदा या मुनाफा होता है तो उसकी बराबरी हिस्सेदारी तय करना, बराबर हिस्सेदारी तय करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। तकनीक का इस्तेमाल, ये क्लोनिंग और सब कुछ आसपास से आपस में जुड़ा है। ठीक है, तकनीक का इस्तेमाल यानी कि जो क्लोनिंग जो है और सब कुछ आपस में जुड़ा है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। लेख में बताया गया है कि पर्यावरण की सारी समस्याएं आपस में जुड़ी हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जंगल नष्ट होंगे, और जंगल कटेंगे तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। भाई तो अपने आप ये सभी जुड़े हैं। भाई क्लोनिंग तकनीक क्या है? खतरे में पड़ी प्रजातियों को बचाने के लिए वैज्ञानिक नई तकनीक अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत में चीता, शेर और टाइगर जैसे जानवरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्लोन यानी कि लैब में हूबहू वैसा ही जीव तैयार करना बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे सरकार के अलग अलग विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, पर्यावरण दर्शन और आध्यात्मिक विवेचना क्या है? हमारे पुराने ग्रंथों, वेदों और हिंदू धर्म में प्रकृति को भगवान का रूप मानकर उसकी रक्षा करना हमारा धर्म क्यों बताया गया? आइए बात करते हैं। प्रकृति में भगवान का वास, सब कुछ विष्णुमय है। हमारे शास्त्रों में माना गया है कि पूरी प्रकृति ही ईश्वर का रूप है। ग्रंथों के अनुसार जल, जमीन, पहाड़, आग और यह सारा संसार भगवान विष्णु का ही क्या है? रूप है। ये ग्रंथों में बात की गई। पेड़ और नदियां भी, स्कंद पुराण कहता है कि सभी वृक्षों में भगवान विष्णु बसते हैं, और भागवत महापुराण में नदियों और समुद्रों को भगवान का क्या? शरीर माना गया है। ठीक है भाई, स्कंद पुराण में क्या? सभी वृक्षों में भगवान विष्णु बसते हैं, और भागवत महापुराण में क्या? नदी और समुद्र को क्या माना गया है? भगवान का शरीर माना गया है। इसीलिए पुराने समय में प्रकृति की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता था, क्योंकि मान्यता थी कि धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है। ठीक है, तो मान्यता क्या थी? धर्म उसकी रक्षा करता जो धर्म की रक्षा करता है। ठीक है, पंचतत्व और अहिंसा, ऋग्वेद और रामचरितमानस। ऋग्वेद में कहा गया है कि यह दुनिया 5 मूल तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश यानी कि अंतरिक्ष। ये पांचों हर जीव के लिए जरूरी है, इसलिए इंसानों को इनके संरक्षण यानी कि बचाव का आदेश दिया गया है। वेदों में साफ कहा गया है कि बिना वजह न तो पेड़ पौधे काटे जाएं और न ही जानवरों की हत्या की जाए। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, यानी अहिंसा, किसी को न मारना सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यज्ञ का वैज्ञानिक और पर्यावरण महत्व क्या है? जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का वैज्ञानिक और पर्यावरण महत्व क्या है? आइए देखते हैं क्या है भाई। यहाँ पे बताया गया है, हमारे शास्त्रों जैसे ये यजुर्वेद, सामवेद और गीता में यज्ञ करने के पीछे पर्यावरण को शुद्ध करने का विज्ञान बताया गया है। यज्ञ की अग्नि में जो घी और सूखी लकड़ी यानी कि समीदा बोलते हैं जिसको, डाली जाती हैं, वह हवा को शुद्ध करती हैं और प्रदूषण मिटाती हैं। भाई ठीक है भाई, इससे मच्छर और बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु क्या होते हैं भाई? दूर होते हैं। गीता के अनुसार यज्ञ से बादल बनते हैं, बादलों से बारिश होती है, और बारिश से अन्न यानी कि अनाज पैदा होता है, जिससे सभी जीवों का क्या बढ़ता है भाई? पेट भरता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं अर्थवेद और सहनीय विकास। भाई अर्थवेद की एक बात आज के आधुनिक विज्ञान के लिए बहुत बड़ी सीख है भाई।
धरती से उतना ही लो जितना लोटा सको। अर्थोवेद। अर्थोवेद में ऋषि कहते हैं कि हे धरती माँ, मैं तुझसे जो भी खोद कर निकालूं वह जल्दी ही फिर से उग जाएगी। मैं तेरे सीने पर ऐसा प्रहार न करूं कि तू बर्बाद हो जाए। इसे ही आज की भाषा में टिकाऊ या सहनीय विकास कहते हैं। यानी प्रकृति का इस्तेमाल अपनी जरूरत भर करो, लालच के लिए नहीं। तो उतने धरती से उतना ही लो जितना लोटा सको धरती। अर्थोवेद में पानी को साफ रखने की बात कही गई है, क्योंकि साफ पानी से बीमारियां दूर होती हैं। साथ ही पशुओं की बलि की निंदा की गई है। ठीक है। पेड़ों और देवी देवताओं के वाहनों की पूजा हुई। पवित्र पेड़ जैसे पीपल, बेल, बेरी, नीम और तुलसी जैसे पौधों में भगवान का वास मानकर उनकी पूजा का नियम बनाया गया, ताकि लोग उन्हें काटे नहीं। ठीक है। पशु पक्षी और भगवान का रिश्ता। हमारे पूर्वजों ने जानवरों को बचाने के लिए उन्हें देवी देवताओं से जोड़ दिया। जैसे गरुड़ पक्षी भगवान विष्णु का वाहन है। शेर यानी कि सिंह माँ दुर्गा का वाहन है। नंदी यानी कि बैल भगवान शिव का वाहन है। इस जुड़ाव के कारण समाज में वन्य जीवों के प्रति दया और सहानुभूति की भावना बनी रहती है। ठीक है। आगे बात करते हैं। ईशावास्योपनिषद का मुख्य संदेश। इस उपनिषद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। क्या बात कही गई है? इस संसार की हर चीज में भगवान मौजूद है, इसलिए प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल त्याग भाव यानी कि श्रद्धा से करो भाई। किसी दूसरे के धन या प्रकृति की संपदा पर लालच मत करो। ठीक है। तो ये ईशावास्य उपनिषद में ये बात कही गई है। लेख कहता है कि इंसान का स्वार्थ और लोभ ही आज पर्यावरण के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। इतिहास कौटिल्य का अर्थशास्त्र 300 ईसा पूर्व। भारत में पर्यावरण को बचाने के कानून आज के नहीं है, बल्कि ईसा से 300 साल पहले के हैं। कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में जंगलों को बचाने के बाकायदा कड़े नियम और कानून लिखे गए थे। तो आज से हमारे जंगलों को बचाने के लिए आज से प्रयास नहीं है, जो ईसा के 300 साल पहले से कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उसमें नियम लिखे गए थे पर्यावरण को बचाने के लिए। जो व्यक्ति पेड़ काटता था उसे उस पेड़ को उपयोगिता के हिसाब से जुर्माना और सजा दी जाती थी। वही उस समय भी जंगलों का प्रबंधन बहुत सोच समझकर उद्योगों और रक्षा की जरूरतों को देखकर किया जाता था। ठीक है। अब बात करते हैं पोषणीय विकास। पोषणीय विकास क्या है? पोषणीय विकास के बारे में बताया गया, इसे आसान भाषा में टिकाऊ विकास भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा विकास जिससे आज के इंसानों की जरूरतें भी पूरी हो जाएं और आने वाली पीढ़ियों, हमारे बच्चों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन बचे रहें। तो पोषणीय विकास क्या है? ऐसा विकास जिससे आज के इंसानों की जरूरत पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ियों जैसे हमारे बच्चों के लिए भी प्रकृति संसाधन बचे रहें। पोषणीय विकास क्या है? समस्या क्या है इसकी? अमीर और विकसित देशों में प्रदूषण ज्यादा विकास की वजह से है, जबकि गरीब देशों में प्रदूषण कम विकास और गरीबी के कारण है। ठीक है। गरीबी हटाने के लिए फैक्ट्रियां और विकास जरूरी है, लेकिन हम पर्यावरण को पूरी तरह से बर्बाद करके विकास नहीं कर सकते। ठीक है। यह समस्या। समाधान क्या है? अगर हम आज ही सारे कोयले, पेट्रोल, शुद्ध पानी और जंगल खत्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? इसीलिए पोषणीय विकास का मतलब है प्रकृति का इस्तेमाल इस तरह करना कि आज का काम भी चल जाए और भविष्य के लिए भी चीजें बची रहें। ठीक है। आगे बात करते हैं।
पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा तय किए गए मुख्य सिद्धांत क्या है? पर्यावरण एवं विकास विश्व आयोग, पर्यावरण एवं विकास विश्व आयोग ने दुनिया के सभी देशों के लिए कुछ जरूरी नियम और सिद्धांत बनाए, जिन्हें 16 बिंदुओं में समझाया गया है। क्या क्या सिद्धांत बनाए पर्यावरण एवं विकास आयोग ने, विश्व विकास आयोग ने? मानव अधिकार, हर इंसान का यह हक है कि, पहला बनाया मानव अधिकार, हर इंसान का यह हक है कि उसे जीने का एवं साफ सुथरा और अच्छा पर्यावरण मिले भाई। ठीक है भाई। भविष्य की चिंता, अंतर पीढ़ी सम्मान, भविष्य की चिंता, देशों को अपनी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर ही प्रकृति साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सही प्रबंधन मैनेजमेंट में संसाधनों को सिर्फ इस्तेमाल न करें, बल्कि उनका परिरक्षण यानी कि बचाव, रखरखाव और वृद्धि उन्हें बढ़ाना भी करें। ठीक है, वृद्धि भी करें। तो सही प्रबंधन हो संसाधनों का, हम उनका बचाव करें, रखरखाव करें और उनकी वृद्धि करें। ठीक है, जैसे पेड़ हो गए तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाएं। नियम और जांच में कोई भी बड़ी फैक्ट्री या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले यह जांच यानी कि मूल्यांकन होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। यही जो बातें होंगी, जांच और नियम, यही पर्यावरण कानून जो है उसमें आपको आगे देखने को। आम जनता को सूचना, अगर किसी प्रोजेक्ट से पर्यावरण और वहां के लोगों को नुकसान होने वाला है तो उसे उन्हें समय पर इसकी जानकारी मिलनी चाहिए और कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए। अमीर देश मदद करें, विकसित और अमीर देशों की यह जिम्मेदारी है कि वह गरीब और विकासशील देशों को पर्यावरण बचाने की तकनीक और पैसे देकर मदद करें। ठीक है, ये बातें, ये नियम किसने बनाए? पर्यावरण एवं विकास विश्व आयोग ने नियम बनाए। सीमा पार भाई प्रदूषण को रोकने के नियम। हवा और पानी किसी देश की सीमा या बॉर्डर नहीं देखती, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये नियम बनाए गए हैं। ठीक है, दूसरे देशों को नुकसान न हो, कोई भी देश अपने यहाँ ऐसा काम न करे जिससे पड़ोसी देश के पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, जैसे नदियों का पानी गंदा करना या हवा में जहरीला धुआं छोड़ना। ठीक है, खतरे की जानकारी और मुआवजा, अगर किसी देश की गलती या किसी एक्सीडेंट से पड़ोसी देश में प्रदूषण फैलता है तो उसे तुरंत इसकी सूचना देनी होगी, खतरा कम करना होगा और नुकसान का मुआवजा प्रतिकर देना होगा। मिलकर काम करना, दो देशों के बीच बहने वाली नदियों या हवाओं की शुद्धता बनाए रखने के लिए दोनों देशों को आपस में बातचीत और सहयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो ये जो नियम जो बना रखे हैं, किसने बनाए थे? विश्व पर्यावरण एवं विकास, विश्व पर्यावरण एवं विकास विश्व आयोग द्वारा ये नियम बनाए गए थे। आगे हम चर्चा करते हैं। 3 सबसे महत्वपूर्ण संपदाएं क्या है? लेख के अंत में 1987 की विश्व आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर हम दुनिया को बचाना चाहते हैं तो हमें मुख्य रूप से 3 संपदाओं का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। तीनों, अगर हम क्या है विश्व को बचाना चाहते हैं तो 3 चीजों का तो हम क्या है सोच समझ के इस्तेमाल करें। पहला है वन यानी कि जंगल, दूसरा पानी, तीसरी है मिट्टी। ठीक है, जंगल, जल और मृदा। इंसान और पर्यावरण का गहरा रिश्ता क्या है भाई? दुनिया के बाकी जीव जंतुओं की तरह इंसान भी पूरी तरह प्रकृति पर क्या है निर्भर है। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा और प्राकृतिक चीजों की जरूरत होती है। जिंदा रहने के लिए हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे सांस लेने के लिए साफ हवा, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए भोजन, यह सब हमारे पर्यावरण से मिलता है। ठीक है, तो ये इंसान का पर्यावरण से रिश्ता है। हम सब इस धरती की पारिस्थितिकी मंडल और सूरज की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, जो हमारे जीवन को मुमकिन बनाती है। ठीक है, पर्यावरण प्रकृति का सबसे अनोखा उपहार। इस पूरे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों ग्रह हैं, लेकिन जहां तक हमें पता है जीवन सिर्फ हमारी धरती पर ही है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती के पास पर्यावरण का एक अनोखा वरदान है। अगर पर्यावरण नहीं हो तो जीवन संभव नहीं, यहाँ पे भी नहीं हो। पर्यावरण का मतलब है हमारे चारों तरफ का वह भौतिक घेरा, हवा, पानी, मिट्टी जो हमें घेरे हुए है। यह पर्यावरण ही हमारे जीवन की प्राण वायु है। ठीक है। एक वैज्ञानिक के अनुसार हर्ष कोविटस वैज्ञानिक जो थे, इनके अनुसार क्या बात है, एक वैज्ञानिक के अनुसार पर्यावरण हमारे आसपास की वे सभी बाहरी स्थितियां हैं जो जीव जंतुओं के विकास को तय करती हैं। ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो अगर हमारी धरती एक जीवित कोशिका है तो पर्यावरण उसके चारों तरफ फैला हुआ रक्षा कवच है। ठीक है। तो पर्यावरण हमारे आसपास की वे सभी बाहरी स्थितियां हैं जो जीव जंतुओं के विकास को तय करती हैं। ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण को बचाने की सबसे बड़ी जरूरत को बहुत सीधे और मजबूत शब्दों में समझाया गया। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात करें, पर्यावरण हमें यह सिखाता है कि इस धरती पर रहने वाले सभी इंसानों के काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दुनिया के किसी एक हिस्से में प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ठीक है। आज के समय में इंसान और प्रकृति का रिश्ता इतना बड़ा है और गहरा हो गया है कि पर्यावरण को बचाना पूरी दुनिया का सबसे प्रमुख और बड़ा मुद्दा बन चुका है। ठीक है। राजनीति और समाज में महत्व, आज के दौर में राजनीति में भी पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं और इसका जोरदार समर्थन किया जाता है। लेख में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान भी तब तक पूरी तरह से सच साबित नहीं हो सकता जब तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित और साफ न हो। ठीक है। क्योंकि अगर पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो किसान खेती कैसे करेगा और देश और जवान देश की रक्षा के लिए स्वस्थ कैसे रहेगा। ठीक है। पर्यावरण विनाश के खतरे, प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसने इंसानी जिंदगी के सामने 3 बड़े संकट खड़े कर दिए हैं। ठीक है। तो पर्यावरण विनाश हो रहा है, उसके खतरे क्या है, 3 बड़े संकट खड़े कर दिए जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो मानव जीवन, इंसान के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है भाई पर्यावरण विनाश के कारण। स्वास्थ्य, तरह तरह की बीमारियों के लोगों को घेर लिया है भाई। जीविका, लोगों के कामकाज और रोजी रोटी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण, तो आज हमने इनके बारे में चर्चा की। आशा है आपको सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और कल से जो है हम पर्यावरण जो अध्ययन जो है, पर्यावरण विधि जो है, उसमें ये प्रारूप हमने देख लिया, जो विभिन्न शब्द जो थे उनकी परिभाषा हमने देख ली, उसमें हम चलने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।